हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सभी को नमस्कार। आप सभी को यहाँ पर बुलाने का एक मकसद था। कल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा बीजेपी के द्वारा, तो और हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है कि जब हमारे ऊपर गलत आरोप लगता है तो हमको अपना बात रखना, ये हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि आज के समय में जो मीडिया है उसी के जरिए, और वो भी स्पेशली ये डिजिटल मीडिया, यही एक हमारा माध्यम बचा है जो हम अपनी बातों को आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि बाकी कोई मीडिया रहा ही नहीं हमारा बात को पहुंचाने के लिए। मेरे सामने शायद पेपर भी पड़ा, मैं अभी देख रहा था। देखिए जो कल आप लोगों ने कवर किया वो पूरा जो मिनिस्टर साहब आया, देखिए उनका फुल पेज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इससे पहले दिन का जो डेली टेलीग्राम है, अगर वो भी मेरे हाथ में नहीं है, उसमें अगर आप देखोगे तो मोदी जी का फुल पेज, उनका जो भाषण है उसको छाप दिया गया। ये समझना जरूरी था। और पूरे देश में और पूरे दुनिया में और जितना भी मीडिया है, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सब मीडिया में एक परसेप्शन बना दिया गया कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। ये आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने में बात रखना चाहूँगा। पहले तो ये समझना जरूरी है, क्या कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल का, या एक्चुअल में क्या था, ये समझना जरूरी है। क्योंकि आज जहाँ पे भी चर्चा हो रहा है, मैं जितना भी टीवी चैनल खोल के देख रहा हूँ, जितना भी नेशनल न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, सब में एक ही चीज हेडलाइंस है कि कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का अपोज किया और कांग्रेस ने इस बिल को गिरा दिया। ये समझना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला बात तो कांग्रेस ने कभी इस बिल का विरोध नहीं किया। कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट के तहत ही ये बिल को पार्लियामेंट में 2023 में राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ। 2023 में इस बिल को पास करने के बाद 2026 के 17 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से इसका गैजेट नोटिफिकेशन होता है। इस टाइमलाइन को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में 2023 में कांग्रेस के सपोर्ट से और जितने भी अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट से। अगर उस वक्त भी इस बिल को अगर अपोज करते तो शायद उस वक्त भी ये बिल नहीं पास होता, बट कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ा था और जितने भी बाकी अपोजिशन पार्टी है सभी ने मिलकर इस बिल को पास किया। 2023 में बिल लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत से बिल पास हुआ। और उसके बाद का अगर वीडियो, क्योंकि टीवी में तो हम नहीं देख सकते, आपके पास जो मोबाइल सब है आप लोग देखिएगा, मोदी जी जैसे वो बिल पास हुआ उसके बाद बीजेपी का ऑफिस में गया, बहुत बड़ा रैली हुआ, उनको बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ कि आज देश का इतिहास में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि आज महिला आरक्षण बिल पास हो गया। तो उसको बहुत सेलिब्रेट किया और बहुत कोशिश किया कि 2024 में इसको पब्लिसिटी करने के लिए और लोगों से वोट लेने के लिए इस मुद्दे को बना के रख के बहुत कोशिश किया, इसको पॉलिटिसाइज किया, प्रचार किया। तो मुझे लगा कि अभी क्या जरूरत है और ये पूरा हेडलाइंस क्यों बना, इस चीज को आपको समझना जरूरी है कि 2023 का बिल पास होता है, 2023 में उसका गैजेट नोटिफिकेशन आता है 2026 के 17 तारीख को इस महीने का, और ऑल ऑफ सडन पार्लियामेंट में एक सेशन बुलाया जाता है जिसमें ये 3 बिल लाया जाता है, जिसमें सभी लोग को ये बोला, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि जब तक हम वो बिल नहीं पढ़े थे, जब तक उस बिल को नहीं देखा था, तो हम लोग को भी नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि हम लोग महिला कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोगों ने एक धरना भी दिया था, तब भी हम लोग को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, तब भी हम लोग को लग रहा था कि कोई महिला बिल कुछ आ रहा। बाद में समझ में आया ये महिला बिल है ही नहीं, ये महिला के नाम पे, आड़ पे ये लोग डिलिमिटेशन करवाना चाह रहे थे। तो इस चीज को समझना होगा। और 2023 का बिल को मैं जस्ट आपके सामने में, वो बिल कोई और नहीं लाया ना, बीजेपी पार्टी लाया, सबको पता है। बीजेपी पार्टी ने उस बिल में क्या लिखा था कि हम महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, और ये बिल को पास भी हो गया। बिल में क्या लिखा था कि 2026 में जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसके बाद
डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद रिजर्वेशन होगा। ये किसी और ने नहीं लिखा उस बिल पे, मोदी साहब ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ बिल था और ये बिल में यही लिखा, आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है और वही बिल आज नोटिफाई हुआ है, गैजेट नोटिफाई हुआ है। उस बिल में क्लियरली लिखा था, और ये बिल बीजेपी के द्वारा लाया गया बिल 2023 में, उसमें ये लिखा था ये बिल इंप्लीमेंट होगा कब, जब सेंसस हो जाएगा और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन होगा। तो ऑलरेडी सेंसस चालू हो गया, और सेंसस को करने के लिए आपको पता कितना बजट भारत सरकार ने रखा, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आप सबका टैक्स का पैसा है। 12,000 करोड़ इस सेंसस को करने के लिए भारत सरकार ने बजट में रखा। 12,000 करोड़ से सेंसस हो रहा है, और ऑलरेडी सेंसस शुरू हो गया, आपको पता है अंडमान में भी सेंसस चल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि ऑल ऑफ सडन आप जो बिल 2023 में लाए थे उसको संशोधन करना पड़ रहा है आपको 2026 में, और संशोधन के लिए आपने पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुला भी दिया था, पर आप लोग एक चीज भूल गए थे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, अरे हमने तो इस बिल को गैजेट नोटिफाई किया ही नहीं। तो रातों रात, ऑल ऑफ सडन रात को आपने, क्योंकि किसी भी चीज को अमेंड करना है तो उसको पहले अमल में लाना, तभी तो आप अमेंड कर सकते हो। तो बीजेपी के मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या देश में लोग इतना बेवकूफ हो गए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, सबको इस चीज पता है। आप एक बिल का अमेंडमेंट के लिए आप बिल पेश कर रहे हो, तो पहले तो बिल को गैजेट नोटिफाई होना है, लेकिन गैजेट नोटिफाई 2023 से 2026 के अप्रैल 17 तारीख नहीं हुआ था, लेकिन 17 तारीख के रात को एक 4 लाइन का, खाली ऐसा भी नहीं बहुत, एक 4 लाइन का गैजेट नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा जाता है कि आज से ये बिल लागू हो रहा है और ये विथ इफेक्ट। तो आज जहां पूरा देश में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया, ये सरासर झूठ है और लोगों को के अंदर एक भ्रम फैलाने का काम, और जहां पे स्पेशली तमिलनाडु और बंगाल में जहां चुनाव चल रहा है उनको, उन लोगों वोटर्स को मतलब मैनिपुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि ये पूरा चीज ये ऑलरेडी सब कुछ प्लान था। मेरा सिंपल सा सवाल है, 5 राज्यों में चुनाव था, अगर आपको ये बिल लाना था, ये तीन बिल लाना था और स्पेशल सेशन करना था, तो आप 5 राज्यों को चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? और खासकर आपको समझना होगा, जैसे ही असम का चुनाव कंप्लीट हो गया था, असम में चुनाव था, जैसे ही असम का चुनाव कंप्लीट हुआ और पांडिचेरी का चुनाव कंप्लीट हुआ, केरल का चुनाव, क्योंकि असम में आपको पता है हेमंत शर्मा जी और बीजेपी का पूरा मशीनरी वहां लगा था, ये पूरा बीजेपी के लोग असम के चुनाव में प्रचार में थे वहां पे। जैसे असम का चुनाव खत्म, इनका टारगेट पॉइंट जब खत्म हुआ, तो इनको लगा कि अब जब बंगाल में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि वहां उनका जनादेश नहीं है, कहीं ये हार ना जाए, इस चीज को देखते हुए, और स्पेशली बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है और सारा महिला वोटर्स उनको कहीं वोट ना कर दे, इसी चीज को देखते हुए उन्होंने जानबूझकर इस बिल, ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाया, ताकि सारे लोग पार्लियामेंट में आए और अपना वहां प्रचार उचार छोड़ के, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज देश का निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है पता नहीं, क्योंकि जैसे मोदी जी ने आज पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तमिलनाडु में हो या वेस्ट बंगाल में हो, जहां जहां चुनाव नहीं हुआ कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री पूरा देश को संबोधन कर रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रहा है, ये कंडक्ट रूल के खिलाफ नहीं है क्या? आज ये डेली टेलीग्राम, आप जितना भी गवर्नमेंट मिशनरी को ऐसा प्रचार का माध्यम यूज करो, क्या किसी को समझ नहीं आ रहा है? जो बिल लागू हो चुका है, जो बिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है, और पूरे आप देश में ये भ्रम फैला रहे हो कि कांग्रेस ने इसको बिल गिरा दिया। आज मैं इस जगह से आपको बताना चाहूंगा, कोई भी रिजर्वेशन महीना बिल गिरा नहीं है, आज भी वो इनफोर्स में है, गजट नोटिफाई हो चुका है, 2026 में सेंसस चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया आवंटित करा के रखा है। सेंसस 2026 से 2027 चलेगा, 2027 में डेडलाइन है सेंसस कंप्लीट होने का। जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा तो डिलिमिटेशन होगा, और जैसे ही डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा तो रिजर्वेशन का बात शुरू हो जाएगा। और 2029 तो भी बहुत दूर है, 2029 में ही तो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका बिल तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या रीजन था कि आप एक नया एक जुमला लेके लोगों के सामने में आया और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया? मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, मैं उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे थे, खासकर अनिल तिवारी जी से मेरा सवाल होगा कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक चीज बता रहे थे कि अंडमान में इस बिल के बाद 2 सीट होने वाला था। मेरे सामने जितना भी मीडिया कर्मी है और अंडमान के जितना भी जनता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि वो सवाल अनिल तिवारी जी से करें, कहाँ पे ये लिखा है कि अंडमान में 2 सीट होने वाला है? कौन सा बिल में लिखा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बीजेपी के तमाम लोगों से
कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिल के कौन से पार्ट में कहां पे वो लिखा था कि अंडमान का सीट 2 होने वाला है, क्योंकि अंडमान में फिर एक जुमला देके चले गए कि क्लियरली जुमला है। मैं पूछना चाहूंगा कि कहां पे लिखा है, क्योंकि किसी ने शायद आई थिंक निकोबार टाइम्स का तरुण ने पूछा था कि सर अंडमान में इस बिल का क्या, तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया, अंडमान में एक सीट है 2 हो जाएगा। मेरा सवाल है कि बिल का कौन सा प्रोविजन में कहां पे ये लिखा है कि अंडमान का सीट 1 से 2 होने वाला है, ये बता दीजिएगा। हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप अंडमान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत लंबा लंबा भाषण दिया, कांग्रेस को खाली कांग्रेस का ही खोजता रहा, क्योंकि उनको लगा कि उनका अपोजिशन पार्टी तो अंडमान में कांग्रेस है, और राहुल जी का जैसे जैसे राहुल जी का देश में उनका कद ऊंचा हो रहा है, आने वाले समय में उनको दिख रहा है कि कहीं राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा कांग्रेस को बदनाम कर, क्योंकि आप उनका भाषण में अगर आप सुनोगे, मुझे नहीं लगता बाकी पार्टियों को बोला होगा, 99% उन्होंने कांग्रेस का पार्टी का नाम लिया। उसी तरह मोदी जी का भाषण अगर आप सुनोगे, देश के नाम में जो संबोधन किया, उसमें भी मैक्सिमम टाइम उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ा है, और हमारा एग्जाम्पल है। मैं स्पेशली वो डायस में जो बीजेपी में जो लीडर्स बैठे थे, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। उसमें हमारे प्रदेश के महिला उपाध्यक्ष शीला सिंह जी बैठी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज शीला सिंह जी का जो पहचान है, जो एक पॉपुलैरिटी है, जो एक पब्लिकली वो फिगर बन गई, कहां से बना, ये आपको समझना जरूरी है। कांग्रेस ने जो 33% का जो रिजर्वेशन बिल लाया था ना, जो राजीव गांधी जी का जो सपना था, और नरसिम्हा राव जी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे, इस बिल को जो पास करके जब इंप्लीमेंट हुआ, उस वजह से आज उस डैश में जो लेडीज बैठे थे, जिसमें एक शीला सिंह जी थी, जो आज म्युनिसिपल का चेयरमैन बनी, म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन खड़ा होकर जीती। कहां से वो महिला रिजर्वेशन अगर हम नहीं मिला होता, कांग्रेस पार्टी अगर वो बिल नहीं लाया होता, तो क्या आज वो महिला वहां पे दिखती? ये समझना आपको जरूरी है। आज हम लोग बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज हमारे अंडमान निकोबार में, भले वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी में, ऐसे लीडर्स हैं। मैं नाम लेके बोलना चाहूंगा, शीला सिंह जैसे लीडर है, हमारे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर है, रत्ना मैडम हो या पुष्पांजलि मैडम हो या शांता लक्ष्मण सिंह जी हो, जुबेदा जी हो या मरियम, हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लीडर है, और बीजेपी में भी हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और इस बड़ा प्राउड से बोलते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी वो 33% रिजर्वेशन का बिल लाया नहीं होता लोकल बॉडी इलेक्शन या म्युनिसिपल इलेक्शन में, तो आज ये जितने महिला हम नाम आपके सामने में रख रहे हैं, ये शायद नहीं होते। और ये हमें प्राउड भी इस बात का है कि आने वाले समय में अगर अंडमान में महिला रिजर्वेशन होता है, अगर अंडमान में कभी आने वाला जो 2029 में अगर हो जाए, हम तो चाहते हैं कि रिजर्वेशन कर दे, अगर 2029 में महिला रिजर्वेशन होता है, तो हमारे पास बहुत सारे महिला है, जिसमें मैं शीला सिंह जी का भी नाम, लेकिन वो उन लोग को भी ये नहीं पता कि वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे, जिसके बलबूते पे, जिसके वजह से आज आप चुन के चेयरमैन तक बन गए अंडमान में, म्युनिसिपल काउंसिल का कई लोग लीडर बन गए, आज उस पार्टी को आप कोस रहे हो, ये आपको समझने होगा। आपने यूपी का एग्जाम्पल दिया, यूपी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब से निकाल ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में सब में 33% का रिजर्वेशन दिया, तब से लोग आज अपना क्या बोलेंगे, लोकल बॉडी इलेक्शन में लोग कंटेस्ट करते हैं, आज छोटे लेवल से बड़ा लेवल तक वो लीडर बन के निकल के आ रहे हैं। तो ये हमको समझना होगा, आज ये हमारे ऊपर हमें आरोप लगा रहे हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझे समझ ही नहीं आया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए देश का एक मंत्री को आना पड़ा, और कौन सा मंत्री आया? फिशरीज का मंत्री। तो मैं उनके लिए और बीजेपी जो लोग बैठे थे, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा। आपको पता होगा अंडमान में, क्योंकि वो फिशरीज का मिनिस्टर, तो मैं फिशरीज का मुद्दा आपके सामने में रखना चाहूँ। अंडमान में सबसे ज्यादा मच्छी कौन बेचता है बताइएगा? टोकरी में रख के मच्छी कौन बेचता है? फिशरमैन वुमन बेचता है। कोई मर्द को नहीं देखा होगा या कोई जेंट्स को नहीं देखा होगा टोकरी सिर पे रख के मच्छी बेचता होगा, किसी को देखा आप लोगों ने? तो अंडमान में जितना ज्यादा मछलियां महिला बेचती, मुझे नहीं लगता कोई बेचता होगा। तो मुझे बड़ा उम्मीद था कि ये मिनिस्टर अंडमान आया तो कम से कम अंडमान के फिशरमैन वुमन के बारे में कोई बात बोलेगा, क्योंकि भारत सरकार के पैसा से आया, आप मंत्री हो। क्योंकि अनिल तिवारी जी ने हमारे पर एक लांछन लगाया कि कांग्रेस का जितना भी लीडर है पिकनिक बनाने जाते हैं बाकी स्टेट में, जब भी इलेक्शन होता है ये पिकनिक बनाने जाते हैं। मैं आज इस मन से आपको बोलना चाहूंगा, आज अंडमान में जितना मिनिस्टर आ रहे हैं ये केवल पिकनिक बनाने आ रहे हैं। जैसा कल आया कुरियन साहब पिकनिक बनाने, आप क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आप आए दिन आप लोग मीडिया पे न्यूज कवर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप लोग न्यूज कवर करते हैं। जब भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मोस्टली उनका एक मिनिस्टर दिल्ली से आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सोच के देखिएगा, मिनिस्टर लेवल का लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अंडमान आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिकनिक बना के चला जाता है। तो मैं जो चीज आपको बता रहा था,
हम लोग को उम्मीद था ये फिशरी सेक्टर के मिनिस्टर है, ये अंडमान के फिशरीज सेक्टर में कुछ बात बोलेंगे, उनका बात फिशरी सेक्टर से रिलेटेड होगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि कल जब ये मिनिस्टर आए थे, काफी हमारे जो पार्टी के महिला फिशरमैन उन्होंने हमको बोला कि हम लोग आज इतना तकलीफ में, क्या मिनिस्टर को नहीं दिखता कि हमारे बारे में बात रखे, या अनिल तिवारी जी को नहीं दिखता, या शीला सिंह जी को नहीं दिखता, या बीजेपी के जितने भी लीडर बैठे उनको नहीं दिखता। मैं तकलीफ आपको बताना चाहूंगा। आज वो लेडी, आज अंडमान में चारों तरफ मच्छी है, आपको पता है, मच्छी मतलब भरमार है। और पूरे वर्ल्ड में अंडमान ही एक ऐसा जगह है जहां मच्छी अपने एज के साथ मर जा रहा है क्योंकि उसको हम कैच नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा मच्छी है। और हम पकड़ते क्यों नहीं आपको पता है, क्योंकि हम पकड़ के यहाँ से बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, डायरेक्ट इंटरनेशनल शिप नहीं है कि हम यहाँ से मच्छी बेच पाए। तो सबसे बड़ा रीजन है कि हम यहाँ पे मच्छी हमारे पास होते हुए भी हम ठीक से कैचमेंट नहीं कर पाते। दूसरा जो मैंने रेट का बोला, जो लेडी टोकरी पे मच्छी रख के बेचती है वो मच्छी खुद महंगा खरीदती है, वो महंगा खरीदती है तभी हमको महंगा वो बेचना पड़ता है, और महंगा हम लोग खरीदते हैं। वो महंगा क्यों खरीदती है आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जिनसे मच्छी खरीदते हैं, जो बोट वाला है वो बोट पे आइस लेके जाता है, और बोट पे जो आइस लेके जाता है उसका आइस फैक्ट्री है, और आइस फैक्ट्री में जो आइस बनता है, अगर आप अंडमान में आई थिंक 3 या 4 ही आइस फैक्ट्री है पूरे एंटायर अंडमान निकोबार में। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक स्टोरी जरूर उनके ऊपर भी करें। ये 3-4 आइस फैक्ट्री से आप जाके पूछिएगा उनका महीना का करंट बिल कितना आता है। महीना का करंट बिल करीब करीब 4 लाख से 4.5 लाख रुपए का उनका बिल आता है, जिस वजह से वो महंगा आइस मछुआरों को देते हैं, और मछुआरे महंगा आइस लेते हैं, उस वजह से मच्छी हमको महंगा मिलता है, और वो जो टोकरी में हमारे माता जो मच्छी बिक्री करते हैं वो महंगा में हमको मच्छी बिक्री करता है। तो इस चीज को फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा पिछले कई सालों से एड्रेस किया जा रहा है, कई साल से। मुझे लगता है विष्णु जी को भी बोला गया, ये मैटर विशाल जोली जी ने भी टेकअप किया, अनिल तिवारी जी ने भी टेकअप किया, हर कोई टेकअप किया, लेकिन ये आज तक ये इसका सोल्यूशन नहीं आया। 4.5 लाख का बिल क्यों आता है ये आप समझना होगा, क्योंकि फिशरीज एक सेक्टर, ऐसा सेक्टर है जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे गांव में तालाब वगैरह भी है, तो तालाब में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलता है वो एग्रीकल्चर के रेट पे मिलता है हमको, उसका जो कंजप्शन चार्जेस है बहुत कम आता है। बट सेम चीज जब फिशरी सेक्टर की बात करते हैं वो हमको कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर के तहत मीटर मिलता है, जिसका टैरिफ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 4.5 लाख का बिल है। तो ये मुद्दा हमारा फिशरमैन भाई कई बार उठाया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कई बार मिनिस्टर के सामने, बट आज तक नहीं हुआ। तो हम लोग को ये उम्मीद था कि कल मिनिस्टर साहब आए, कहीं ये अनाउंस ना कर दे, यह चीज बोल के जाए कि चलो हम लोग, मतलब ये मुद्दा पे आप बात नहीं करके आप दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो भी झूठ फैलाने के लिए, जो फैक्ट है ही नहीं कि कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को गिरा दिया, ये तो है ही नहीं। आज तो देश में लागू हो गया वुमेन, और ये वुमेन रिजर्वेशन को लागू करने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा पार्टी, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी, और पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा, तभी ये बिल पास हुआ। आप झूठ फैला रहे हो पूरे, और अंडमान में भी आके बोल दिया कि 1 सीट से 2 सीट हो गया। तो ये चीज हमको समझना होगा। उन्होंने एक अनिल तिवारी जी का एक मेरे को लाइन याद आ रहा था, उन्होंने बोला सबका क्या, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं पूछना चाहूंगा अनिल तिवारी जी से, ये आपने बहुत अच्छा चीज बोला कि बीजेपी पार्टी हमेशा इन चीजों पे ही काम करता, सबका साथ। मैं आज इस जगह से पूछना चाहूंगा अनिल तिवारी जी से, आपने किसका विश्वास जीता था ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए? किसके साथ, किसका विश्वास आपने जीता था? क्या किसी से बात किया था, या सबके साथ आपने बात किया था? आपका तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो आप सबके साथ आपका बात हुआ था, सबका साथ आपको मिला था? ये किससे पूछ के आपने किया था? आज बच्चे सड़क पर है, आज ऐसा हो गया कि लोग आंदोलन कर करके बच्चे थक गए, और फाइनली ठंडा बस्ता में धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि जमीन भी आवंटन हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर भी अपॉइंट हो गया, तो धीरे धीरे ये तो जैसा डीप राइट का जो हालत है वो धीरे धीरे ये होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज हमको समझना। आज आपने शाटम बम्बू फ्लैट का जो हालत है, ये हालत करने के लिए आप किसी के साथ चर्चा किया था? सबका साथ सबका विश्वास लिया था? आज इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो इसमें किसका साथ है आपका? तो ये चीज आपको नहीं दिख रहा है। आज देश में मिनिस्टर आकर अंडमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा है, तो अंडमान का मुद्दा में बात करें ना, अंडमान में झूठ फैलाने का जरूरत तो नहीं है। तो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस हमको सच लोगों के सामने में रखना है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा, हमने इस बिल का विरोध नहीं किया, ये बिल ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, और कांग्रेस के वजह से, मैं बार बार इसको स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, कांग्रेस और इंडिया अलायंस जितना भी हमारा अपोजिशन पार्टी, उनके वजह से बिल आज देश में लागू हो चुका है। बट बशर्ते पास हुआ था बिल 2023 में, और उसको इंप्लीमेंट करने में 2023 से 2026 इसका अप्रैल का 17 तारीख तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये भूल ही गए थे कि पास तो बिल हो गया, हम तो इसको लागू ही नहीं कराए, क्योंकि लागू करने से पहले उसका अमेंडमेंट बिल ला दिए,
पार्लियामेंट में नया सेशन, स्पेशल सेशन बुला दिया, अचानक इनको कोई बुद्धि दिया कि भाई आपने तो इसको लागू ही नहीं किया, अमेंड कैसा करोगे, तो रातों रात गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है कि हम इस बिल को लागू कर रहे हैं, उस रात को बिल गैजेट नोटिफाई होता है और अगले दिन सुबह उसका अमेंडमेंट पेश होता है। सोचने वाला बात है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये बिल आने का पीछे मकसद खाली बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव। आज जैसे ही आप देखिए ना कितना प्रिपरेशन था, लोग अगर नहीं समझ रहे ऐसा, तो जैसे पार्लियामेंट में बिल, ये कौन सा बिल, जो अमेंडमेंट बिल, महिला आरक्षण बिल नहीं, ये समझना जरूरी है क्योंकि सारा न्यूज चैनल यही बोल रहा है कि महिला आरक्षण बिल। तो अमेंडमेंट बिल जैसे ही पार्लियामेंट में फेल हुआ, पार्लियामेंट के बाहर प्ले कार्ड बैनर लेके लोग तैयार, मतलब आप सब चीज पहले से प्रिपेयर करके रखे थे, सब आपको पता था, आपको पता ही था क्योंकि आपके पास नंबर नहीं था, आपको पता था ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सकता क्योंकि आपका मंशा ही गलत है। मंशा क्यों गलत है ये समझना जरूरी है। उनका ये कहना था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम डिलिमिटेशन करेंगे। आप हमको एक बताइएगा ना, डिलिमिटेशन कब होता है? एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आप सब बहुत मैच्योर और बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छे यूट्यूबर्स और अंडमान का हर स्टोरी को आप कवर करते हैं। डिलिमिटेशन कब होता है किसी, आप मेरे बगल पे शायद मुरुगन भाई है, मुरुगन भाई आप, हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल था, पहले कितना वार्ड था? पहले 18 था। 18 से 24 वार्ड क्यों हुआ बताइए ना? 18 से 24 वार्ड क्यों हुआ? 18 से 24 वार्ड इसलिए हुआ जब वहां का एरिया का पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो उस एरिया को बड़ा करके वार्ड बड़ा करा। कभी भी किसी एरिया का डिलिमिटेशन कैसे होता है? मेरे बगल में एक वार्ड मेंबर भी सुमित्रा जी, कभी भी पंचायत में डिलिमिटेशन कब होता है? अगर पंचायत में 10 वार्ड है, अगर 10 वार्ड में पॉपुलेशन बढ़ने लगता है तो 10 वार्ड से 12 हो जाता है या 14 होता है, जब भी वहां का पॉपुलेशन बढ़ता है। पर ये क्या कारण है कि 2011 का सेंसस को मान के आप डिलिमिटेशन करेंगे? क्यों नया सेंसस नहीं होना चाहिए? 2011 से 2026 मतलब 16 साल, आप 16 साल पुराना पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से डिलिमिटेशन करोगे। 2016 का सेंसस को आप नहीं मानी, मतलब 2026 में आप सेंसस नहीं कराओगे, समझ नहीं आया हम लोग को। आज आप बोल रहे हो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से आप डिलिमिटेशन करोगे और कितना 250 एमपी कुछ बढ़ने वाला है। तो मेरा ये बोलना, अगर आप 2011 के हिसाब से डिलिमिटेशन करोगे 250 एमपी बढ़ेगा, अगर आप 2026 का सेंसस आएगा तो पॉपुलेशन और बढ़ गया होगा, तो ये 250 से क्या पता 350 हो जाएगा, तो महिला को तो और ज्यादा सीट मिल सकता है। आज आप जो 33% रिजर्वेशन दे रहा है 2011 के हिसाब से डिलिमिटेशन करके, अगर ये 2026 के हिसाब से पॉपुलेशन का सेंसस के हिसाब से होगा तो आप जितना आज बोल रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा और लेडीज को ज्यादा चांस मिलेगा एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट करने के। तो आप एक तरह से उनके साथ तो धोखा ही कर रहे हो ना, 2011 के सेंसस को अगर फॉलो करें। और ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि ये सारा चीज तो हमको समझ में आ रहा है, सारा चीज जुमला था। हमारा एक ही सवाल है, अगर आपका मंशा क्लियर होता, आप इस बिल को लाना चाहते थे, तो आप क्यों मौजूदा जो नंबर है हमारा 543, उस नंबर में 33% देने में आपको क्या प्रॉब्लम है, ये हम जानना चाहते हैं। हम किसी से जवाब नहीं मांगते इस मंच से, खाली मैं अनिल तिवारी जी से और उस दयास में जितना लोग बैठे थे उनसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आज मौजूदा जो पार्लियामेंट में जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में पार्लियामेंट में 33% देने में क्या प्रॉब्लम है, इसका जवाब हमको चाहिए। अगर आप हम लोग को सेटिस्फैक्टरी जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी पूरा देश में तो आंदोलन सारा पार्टी कर ही रहा है, हम लोग भी करेंगे। क्योंकि आप लोगों को बहकाने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, साथ ही साथ ये जवाब दीजिए ना क्या रीजन था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा, जवाब नहीं था। 543 में रिजर्वेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? और मैं ये भी साथ ही साथ पूछना चाहूंगा अनिल तिवारी जी, क्या आप अपना पद से रिजाइन करेंगे? अगर वाकई में आप महिला हितैषी बनने का बात कर रहे हो, आप इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप दे दीजिए। शीला सिंह को आप वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया? आप महिला प्रेसिडेंट बनाए, देश हमारा प्रदेश का प्रेसिडेंट बना दीजिए ना। आप महिला प्रेसिडेंट बनाए, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाने का क्या रीजन है? अगर वाकई में बीजेपी पार्टी इतना बड़ा बात बोल रहा है कि हम लोग महिला का अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं और बाकी सारे पार्टी इनका खिलाफ है, मैं इस मन से बोला क्योंकि क्या पता आगे जाके महिला रिजर्वेशन हो जाए अंडमान में और एमपी, और पूरा ऐसे भी मार्केट में, अंडमान के मार्केट में चर्चा है कि अगर महिला रिजर्वेशन होता है तो शायद बीजेपी से शीला सिंह जी बीजेपी का कैंडिडेट होगा। तो मैं आज अनिल तिवारी से पूछना चाहूंगा, आप तुरंत रिजाइन करिए और शीला सिंह जी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दीजिए ताकि उनको अभी से चांस मिल जाए काम करने के लिए पूरा प्रदेश में। यह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, आप नहीं करोगे। लेकिन बोलने के लिए आप बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हो, आरोप लगा देते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके अंदर मंशा होता, और मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले हमारा अंडमान में डिपार्टमेंट होता था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जहां पे हमारा ये चेयरपर्सन हुआ करती थी, आपको याद है? हमारा कांग्रेस से शांता लक्ष्मण सिंह कई साल थी, उसके बाद रत्ना कन्नड़ मैडम थी और आखिरी में एक मैडम थी
जो गिरीश अरोड़ा जी, पूनम अरोड़ा जी, उसके बाद वो डिपार्टमेंट क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट क्या काम करता पूरा अंडमान के लोगों को पता था। महिलाओं का जितना भी इश्यूज था उस डिपार्टमेंट में लोग जाते थे, उस पर बात करते थे, समाधान होता था। आज वो डिपार्टमेंट कहाँ है? आज वो डिपार्टमेंट कहाँ है? किसने बंद किया उस डिपार्टमेंट को? इसका जवाब देंगे? हम तो चाहते हैं आप इसका जवाब दीजिए। आज अगर वो डिपार्टमेंट होता है, एक महिला वहां बैठे, आज बताइए महिला को एड्रेस करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा सेल है अंडमान में जहाँ पे कोई ऑफिस खुला, जहाँ पे लोग जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व बता पाए? हमारा पार्टी में दिन में कम से 10 से 15-20 महिला आती रहो, अपना कुछ ना कुछ इश्यू बताती। लेकिन यही चीज जब वो डिपार्टमेंट हुआ करता था, जब उसमें चेयरपर्सन होते थे, तो लोग बैठ के अपना प्रॉब्लम बताते थे कि बहुत सारा प्रॉब्लम है जो एक महिला के साथ ही शेयर कर सकती थी। पर आज कहाँ है? आपने उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया और आप बात कर रहे हो महिला के साथ आप खड़े हो, आपका पार्टी महिला के साथ खड़ा है। ये आपको समझना होगा कि कौन सा पार्टी महिला के साथ खड़ा है, कौन सा पार्टी महिला के साथ नहीं खड़ा है, ये पूरा दुनिया को पता है। इसमें किसी चीज को छुपाने का जरूरत नहीं है। आज मोदी जी ने देश को संबोधन किया, जैसे ये बिल का, क्योंकि आपको इलेक्शन में प्रचार करना है, बंगाल में इलेक्शन है और तमिलनाडु में। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप इतना महिला हितैषी की हम लोग बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन जो भी, आज ईरान में इतना बड़ा हमला हुआ, एक स्कूल पे इतना बड़ा हमला हुआ और स्कूल पे सारे खाली लड़की बच्चे थे जिनका क्या आप आज तो आपको हम लोग सब विश्व गुरु बोल रहे हैं, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता था कि हम उस चीज को कंडम करें? इतना मतलब पूरे वर्ल्ड ने उसको कंडम किया, क्या हम उसको कंडम नहीं कर सकते थे? हमने नहीं किया। आप तो विश्व गुरु है। आज असम में हमारी असम की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। बीजेपी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? किसी नेता ने आके मंच के सामने में बोला? देश का प्रधानमंत्री बोला। आखिर में देश का प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा जब हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस चीज को पॉइंट आउट किया, तब जाके उन्होंने मुंह खोला। इससे पहले कभी नहीं बोला। आज हाथरस का बात कर ले, बिल्किस बानो का बात कर ले, कभी आपका मुंह नहीं खोला। आप महिला के साथ कहां खड़ा है? आज आपका 16 राज्य में आपका सरकार है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, 5 राज्य में आप एनडीए के साथ मिलकर, टोटल 21 राज्य में आपका सरकार है। कितना महिला चीफ मिनिस्टर दिया बताइएगा ना। आप महिला हितैषी हो, आप महिला के साथ तो खड़े हो, कांग्रेस तो आपका खिलाफ, महिला का खिलाफ आप बोल रहे हो ना। आप कितने स्टेट में चीफ मिनिस्टर दिया बताइएगा ना। एक स्टेट, पूरा 21 स्टेट में एक स्टेट दिल्ली में आपने महिला चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों नहीं बनाया आपने बाकी स्टेट में? वाकई में आप महिला के सपोर्टर हो और आप उनका सपोर्ट में हो, महिला का अपलिफ्टमेंट करना चाह रहे हो, क्यों नहीं किया आपने? ये बोलने से नहीं होगा, पूरा इतिहास आप जाइएगा। और ये जो मैं बोला ना, आज हमारा जो लीडर्स अंडमान में महिला, जो आज हम लोग फ्यूचर में अगर ये मान के चले, अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है और अंडमान का सीट रिजर्व हो रहा है, जो भी पार्टी में, हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी में, जो लीडर्स आज निकल के आया, वो कांग्रेस पार्टी का जो 33% था उसके वजह से निकल के आया। अगर आज वो नहीं होता तो ये लीडर्स हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो हम तो गर्व के साथ बोल रहे हैं कि हमने अंडमान में भी वो महिला लीडर को, कांग्रेस पार्टी का विजन की वजह से आज हमको इतना लीडर्स देखने को मिल रहा है। पर आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। हमने देश का पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर दिया इंदिरा गांधी जी, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया, हमने स्पीकर दिया, हमने बहुत सारा पोस्ट में कांग्रेस ने महिला को सामने खड़ा किया। पर आपने क्या किया? आपने तो कभी कुछ नहीं किया। तो ये चीज आपको समझना होगा। और ये जो झूठ फैलाने का काम बंद करे बीजेपी और काम का बात करे। आप बुलाइएगा ना, मिनिस्टर को बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आ रहा है, कम से कम उस आया है ना, हमारे ही पैसे से है ना, टैक्स का पैसा से, कम से कम फिशरी सेक्टर का 2 बात करके तो चले जाते। मैंने जो आज मुद्दा आपके सामने में रखा, जो आज फिशरमैन सबसे ज्यादा सफर करे, आज हमारे पास डीजल का सब्सिडी नहीं है, आज हमारे पास मच्छी पकड़ने का, जो मच्छी हम मेलैंड बेच रहे थे पहले, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी हुआ करता था, आज वो खत्म हो गया। आज हमारा जो करंट बिल का जो टैरिफ है, आज वो इंडस्ट्रियल रेट में हम पैसा दे रहे हैं। ये सारी चीज का एड्रेस करिए ना। आपके पास तो जादुई बटन है मोदी जी के पास और अमित शाह। रात को बटन दबाता, सुबह नोटबंदी हो जाता, रात को बटन दबाता, अंडमान का नाम चेंज हो जाता, रात को बटन दबाता, नील हैवलक का नाम चेंज। तो आप ऐसा कुछ बटन दबाइए ना, बटन है आपके पास, आप दबाइए, आप दबाइए। और अंडमान का ये जितना मैंने प्रॉब्लम बोला, इसको आप सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व करिए। क्योंकि मंत्री बटन दबाते अंडमान पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वहां बटन दबाया, एक मंत्री इधर आ गया। आप सब ये भी सोचिए। और एक चीज मुझे बोलना था, आप आज वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हो और कांग्रेस के ऊपर, इनके पास इनका जो कैबिनेट है, उनका जो पूरा मंत्रालय है, 70 आई थिंक 80 कुछ इनका मिनिस्टर है, 70 to 80 एग्जैक्ट नंबर आप सर्च कर लेना, जिसमें कितना मिनिस्टर इनका कैबिनेट रैंक में, जो फुल फ्लेज, खाली 2 मंत्री है इनके पास, और बाकी इनके पास आई थिंक 8 या 9। तो आप अपना कैबिनेट में पहले मंत्री बनाइए ना। आज 2 ही मंत्री फुल फ्लेज आपके पास, क्योंकि तभी तो ना आपके पास इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए भी आप जॉर्ज कुरियन जी को लाया। अगर कोई महिला मिनिस्टर आकर एड्रेस करता तो शायद हम लोग को लगता, देखो मोदी जी ने पहले से अपना मंत्रालय में लेडीज को जगह दिया। आपने कितने लेडीज को जगह दिया अपने मंत्रालय में?
ये आपको बताना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन अभी जो 2024 का जो गवर्नमेंट बना है, सबसे वुमन कम रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर्स इसी गवर्नमेंट में है। ये आप सर्च कर लीजिएगा ना।